हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपके लिए 3 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हम लोग ये सब देख चुके हैं। हम लोगों को इस वीडियो में देखना है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसके पहले मैं एक वीडियो तैयार की थी जो पार्ट 3 था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसकी एडिटिंग थोड़ा रॉन्ग हो गई थी, तो देन उसके लिए मैं अभी सॉरी आपको बोल दे रही हूँ। और चलिए हम इस वीडियो में हम वही चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन हम उस चीज़ को इसमें देख लेते हैं कि ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। 5 मई 1789 को लुई 16 एक मीटिंग बैठाते हैं कि टैक्स बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि पहले यही होता था फ्रांस में कि राजा हर 3 स्टेट वालों को बुलाते थे अपने राज्य में, और अगर वो लोग राजी होते थे तभी टैक्स बढ़ता था। और स्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल एट प्रिपेयर टू द हाउस द डेलीगेट, और वर्साइल हॉल सजाया गया था आने वाले लोगों के लिए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 3 रिप्रेजेंटेटिव ईच, जो पहले और दूसरे पद के लोग थे, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेट सेकेंड स्टेट वाले अमीर थे। हम लोग जानते हैं कि मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कर दे रही हूँ जल्दी से कि ये 3 स्टेट है दोस्तों। पहले स्टेट में कुछ अमीर लोग आते हैं, उनको क्लर्गी नाम दिया गया है। दूसरे में नोबेलिटी, वो भी लोग अमीर रहते हैं। थर्ड में बहुत गरीब गरीब लोग आते हैं। ये बताया गया है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों में से 300 आदमी आएंगे, और हु वर सीटेड इन रो फेसिंग विथ अदर इन 2 साइड। और वो लोग कहाँ बैठेंगे? मान लो बीच में दोस्तों बरामदा है, तो ये लोग साइड साइड क्या करेंगे? चेयर लगा के बैठेंगे। विल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और जो थर्ड स्टेट के जो गरीब के लोग रहेंगे उन लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इसलिए वो लोग 600 मेंबर के साथ आएंगे। और मान लीजिए यहाँ पे कौन बैठा है? ये फर्स्ट स्टेट वाले बैठे हैं, ये सेकंड स्टेट वाले बैठे हैं। थर्ड स्टेट वाले इनके बैक और इनके बैक खड़े रहेंगे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाई इट मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। पीजेंट आर्टिसंस वोमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो थर्ड स्टेट थे उसमें जैसे ना कि किसान हुए, आर्टिसंस हुए, वोमेन नहीं जा सकती थी असेंबली में। ठीक है, क्योंकि आप जान सकते हैं दोस्तों कि मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन लोगों की प्रॉब्लम रहती है, तो ये लोग चिल्ला देते हैं छोटी छोटी बात पे। मतलब वहाँ पे मना था इन लोगों को जाना। किसको? वोमेन, पीजेंट एंड आर्टिसंस। वोमेन however their grievances and demand were listed in some 14,000 letters with the representative had brought with them। बल्कि जो ये लोग 3 लोग जो लोग मना किए गए थे आने के लिए इस मीटिंग में, इन लोगों की प्रॉब्लम 40,000 लेटर में लिख के लाई गई थी। सोचिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, इसलिए उन लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई? लिख के लाई गई थी। किसके द्वारा? जो 600 लोग बड़े बड़े लोग आए थे, वही लोग अपने से लैंडलेस किसान के लोग प्रॉब्लम को लिख के लाए थे। अब है कि आगे है कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। पहले क्या होता था? इसी फ्रांस में पहले ये रूल था कि हर स्टेट वाले 1 वोट देंगे, हर स्टेट की तरफ से 1 वोट ओनली आएगा और टैक्स पास हो जाएगा। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। तो लुई 16 सोचे कि इस बार भी यही करा दिया जाए, एक स्टेट से 1 वोट मिलेगा और टैक्स में बढ़ा दूंगा। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर्स वुड हैड 1 वोट। बल्कि थर्ड स्टेट वाले आदमी कहने लगे, जो कि लैंडलेस थे, बहुत गरीब थे, वो लोग कहने लगे कि हर एक आदमी अपना अपना अकेले का वोट दे, तब टैक्स बढ़ेगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर लाइक रूसो इन द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और गरीब लोग कहने लगे कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बुक में भी लिखा है एक फिलोसफर के द्वारा कि हर इंसान को अपनी अपनी राइट मिलना चाहिए, सब लोग अपना अपना वोट देंगे। When the king rejected this proposal from member of the third state walked out of the assembly in protest। राजा ये मना कर दिए, ये राजा क्या थे? मना कर दिए कि एक आदमी 1 वोट देगा। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगती है और फिर बहुत प्रॉब्लम होती, कोई देता या नहीं देता, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो अब पूरा एक
स्टेट अपने में बात करके एक कोड दे देता तो सही रहता, इसीलिए लुईस 16 इसको मना कर दिए। तो वो लोग क्या किए, दंगा करने का निशाना बनाने लगे थर्ड स्टेट वाले। द रिप्रेजेंट दोस्तों, आपको वीडियो अगर समझ में आ रही हो ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो और आगे भी देखते हैं हम लोग कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। अब वो लोग दंगा करने के विचार में आ गए हैं। कौन? थर्ड स्टेट, जिनकी बात नहीं मानी गई थी। 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। फिर ये लोग 5 जून को देखिए, 5 जून को मीटिंग बैठाई गई थी, हम लोग ऊपर देखे हैं। 15 दिन बाद यानी 20 जून को ये लोग फिर आ गए इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साइल में ही। वर्साइल हमारा कुछ है नहीं दोस्तों, ये लुईस 16 जिसमें रहते थे ना, उसी महल का नाम है। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रेंच दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। मोनार्च मतलब होता है दोस्तों किंग। मोनार्च मतलब क्या होता है? किंग, ठीक है। मोनार्च मतलब होता है किंग। तो जो मोनार्च का जो पावर था, अकेले पावर मिल गया था किसको? लुईस 16 को। तो ये लोग उसके पावर को बांटना चाहते थे। दिस वर लेड बाय मिराबियो एंड अबेसीज। और इसकी हेल्प कौन करता था? मिराबियो और अबेसीज। किसकी हेल्प? थर्ड स्टेट वालों की। मिराबियो कौन थे? was born in noble family but was convicted of the need to do away with a society of feudal privilege। देखिए, जो यहाँ पे नोबल फैमिली से पैदा हुए थे, तो यहाँ का मतलब ये था, सिस्टम ये था कि जो नोबल फैमिली में पैदा होगा वो एक दूसरे किसानों का टैक्स लेके खाएगा, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं करते थे, ये गरीबों से टैक्स नहीं लिया करते थे, ये सब चीज़ों से दूर रहा करते थे। ये बस क्या करते थे, जर्नल्स, न्यूज़पेपर और बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीच दिया करते थे राजा के पैलेस में। उससे जो इनको पैसा मिलता था वो खाया पिया करते थे, मतलब ये नहीं लेते थे, किसी का टैक्स वैक्स नहीं मांगते थे। ये भीड़ आपको दिख रही है ना, ये इंडोर टेनिस कोर्ट की है। मतलब 20 जून को जब लोग दंगा करने पहुँचे वर्साइल में थर्ड स्टेट वाले, तो उसकी सीन दिखाई गई है। ओके, आगे चलते हैं। अबेसीज कौन था? अबेसीज हम जानते हैं कि ये थर्ड स्टेट का साथ दे रहे थे, बट कौन था ये? ओरिजिनली ए प्रीस्ट wrote an influential pamphlet what is the third state। ये पत्रिका यानी पैम्पलेट लिखते थे, कि एक बुक लिखे थे इन्होंने कि थर्ड स्टेट क्या है, और एक प्रिस्ट मतलब पुजारी भी थे। विल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जब पूरा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में चला गया, मतलब कि राजा के खिलाफ, राजा के पावर को घटाने के लिए काम करने लगा, और सारे फ्रेंड्स के लोग टर्माइल करने लगे, मतलब क्या करने लगे, दंगा करने लगे आपस में। सर्वर विंटर हैड मिंट अ बैड फॉर वेस्ट। तब तक क्या हुई, ठंडी पड़ने लगी और हार्वेस्टिंग बहुत बैड हो गई, तो प्राइस ब्रेड का बढ़ गया। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। सब लोग अपना अपना अनाज गेहूँ रखने लगे। अब वो लोग क्या करें जिनके पास खेती ही नहीं है। After spending hour in long quizzes at the bakery, crowd of angry women storm into the shop। देखिए यहाँ पे मतलब जैसे कि गलती इन लोगों की भी है ना, कि अब देखिए सारा पूरा फ्रेंड्स मिलके दंगा करने लगा, तो हार्वेस्टिंग बैड हो गई विंटर की वजह से, सारे दाम बढ़ गए हैं रोटी के। फिर जब भूखे लोग रहने लगे, तब यहाँ की औरतें क्या की, गुस्से में सारे शॉप को तोड़ दी। उसी टाइम पे द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी टाइम पे क्या हुआ कि लुईस 16 जो राजा थे वो गुस्सा के अपने मतलब आर्मीज़ को भेज दिए गांव वालों की तरफ कि उन लोगों को मनाइए, रोकिए। द 14 जुलाई द एजुकेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। फिर उसी मतलब गुस्से में ये लोग क्या किए, गांव वाले लोग तोड़ दिए बेस्टिल जेल को, कि हमारे तरफ क्यों वो भेजा गया है, आर्मी क्यों भेजा गया है हम लोगों को मारने के लिए। बट ऐसा नहीं था, वो रोकने के लिए भेजा गया था। आगे कि इन द कंट्री साइड ह्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। अब र्यूमर मतलब होता है अफवाह। फिर एक बार अफवाह आ गया गांव वालों के बीच कि यहाँ का राजा हम लोगों की राइप क्रॉप को बर्बाद कराने वाला है, मतलब जला देने वाला है। Caused in frenzy of fear, present several district siege, hoes and pitchcord and attract chariots। इसी भ्रम में मतलब इसी अफवाह को सुन के सारे गांव वाले मिलके क्या किए,
चैटिक्स को जला दिए। चैटिक्स क्या होता है? बंगला होता है, बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंगें होती हैं। दे लूटेड होडेड ग्रेन एंड ब्रंट ड्राउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड टू द मैनोरियल ड्यूज। और ये लोग मैनोरियल ड्यूज़ के जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसको भी जला दिए। अब मैनोरियल ड्यूज़ क्या होता है? मैनोरियल ड्यूज़ मतलब होता है जो किसान लोन लेते हैं या फिर कर्ज लेते हैं किसी से, उनका रिकॉर्ड लिखा रहता है उसमें, ठीक है। A large number of noble fled from their homes, many of them migrating to neighbor boring country। और सारे जो मतलब अमीर लोग थे, नोबल्स लोग थे, जो कि बार बार टैक्स लिया करते थे ज़मीन के नाम पे, वो लोग क्या किए? अपने परिवार सहित अपना घर छोड़ के दूसरे कंट्री में भाग खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पीजेंट का गुस्सा देख के। अब आगे आता है कि फेस्ड विद द पावरिंग ऑफ द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution। मतलब तब इस मतलब लड़ाई को देख के लुइस 16 क्या किए? नेशनल एक्सेप्ट द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड बी। देखो यहाँ पे क्या किया गया कि जब इतना ज़्यादा दंगा कर दिए गांव वाले, तो लुइस 16 हार मान के इन लोगों की बात मान लिए। क्या बात मान लिए? कि 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लाइजेशन एंड टैक्सेस, कि इन लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा ज़मीन के नाम पे। मेंबर ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप द प्रिविलेज, और चर्च वाले भी कोई लोन या टैक्स नहीं लेंगे। टीथे, जो गांव वाले जो टीथे मतलब चर्च को जो टैक्स पे करते थे, वो भी बंद हो गया। और चर्च की ज़मीन भी ले ली गई। गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट 2 बिलियन लीवर्स। 2 बिलियन लीवर का पैसा हो गया किसके पास? राजा के पास। मतलब यहाँ पे थोड़ा देखिए कि राजा इसी के लिए अपना टैक्स बढ़ा रहा था कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया था लड़ाई करने में। तो यहाँ पे देखिए उसको इतना करने से 2 बिलियन लीवर का फ़ायदा हुआ। यहाँ पे देखिए कि ये डेट याद कर लीजिएगा कि 4 अगस्त 1789 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, कि किसी से टैक्स लेना बंद कर दिया गया। लेकिन यहीं पे लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। लुइस 16 भी बाद में टैक्स लेने की ज़िद पे आ जाते हैं। बट आगे देखते हैं कि हमारा लिखा है कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। मतलब कि अब यहाँ पे फ्रांस क्या हुआ? थोड़ा आज़ाद हो गया। मतलब इन लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा था। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में गांव वालों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था फ्रांस में। मतलब मेरे कहने का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब रूल रेगुलेशन बता दिए गए थे कि ये गांव में होने चाहिए। इट मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। इन लोगों का मेन लड़ाई करने का मकसद यही था कि किंग के पावर को लिमिट में रखा जाए। मोनार्च मतलब होता है किंग। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ स्प्रेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। बताया गया कि राजा के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को डिवाइड कर दी जाए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, और इन तीनों गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा वर्क दे दी जाए ताकि एक पर्सन के हाथ में पूरा काम न रह जाए। These made France a constitutional monarchy, explain how the new political system worked। अब देखिए यहाँ बताया गया है ना कि गांव वालों के कहने के हिसाब से बन गया था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जैसे देखिए एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्या होते हैं, ये अभी हम बाद में थोड़ा नीचे लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन हमारा, पैसिव सिटीजन मैं अभी आपको ऐसे ओरली बता दे रही हूँ कि एक्टिव सिटीजन सिर्फ वोट देते थे, ठीक है। यहाँ पे पैसिव सिटीजन वोट देने के मतलब उन लोगों को राइट नहीं था। एक्टिव सिटीजन वोट देते थे इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स मतलब जितने लोगों का मन करता है उतने लोग बन सकते हैं कैंडिडेट, तो इलेक्टर्स को वोट देते थे एक्टिव सिटीजन। इलेक्टर्स में से कितने चुने जाते थे? इलेक्टर्स में से जितने लोग जीतते थे उसमें से 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के योग्य होते थे। इसको हम लेजिस्लेचर कहते थे। लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है? नेशनल असेंबली आते हैं, ठीक है। 745 मेंबर आते हैं। कैंडिडेट 50,000 लोग बनते हैं, बट सेलेक्ट 745 ही होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि 745 मेंबर में से एक किंग बनाया जाता है और एक मिनिस्टर बनाया जाता है हर चीज़ कंट्रोल करने के लिए।
लास्ट में जुडिशरी आता है। जुडिशरी में फ्रेंड्स देखिए बस एक जज रखा जाता है, जुडिशरी में एक जज रखा जाता है। इन तीनों से सेलेक्ट करके एक जज बनाया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को वोट देते हैं। इलेक्टर्स से नेशनल असेंबली के लिए मेंबर चूज़ किया जाता है। इसी मेंबर चूज़ होने में से एक किंग और मिनिस्टर निकाला जाता है। इन किंग और मिनिस्टर में से एक जज निकाला जाता है। अब आते हैं, हम देखें कि एक्टिव सिटीजन वोट देते हैं, पैसिव सिटीजन वोट नहीं देते हैं। तब ये सब क्या है? और फिर हाँ, एक्टिव और पैसिव सिटीजन क्या होता है कि एक्टिव वोट दे सकते हैं, पैसिव नहीं। बट ये होता क्या है, आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब देखिए कि जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था फ्रेंड्स, उसमें क्या था, इनडायरेक्टली वोट हो रहा था। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को वोट देंगे, इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली को चूज़ किया जाएगा, नेशनल असेंबली में से किंग को बनाया जाएगा। ये सब क्या है, इनडायरेक्टली तो है, डायरेक्टली जज तो चूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पता है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा था। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn close the assembly. Not all citizen however had the right to vote. इन लोगों में ग्रुप बना दिया गया था कि कौन कौन वोट दे सकता है। अब ये देखिए किसके पास राइट टू वोट था, कौन कौन दे सकता था। मैन एबव 25 years of age who paid tax equal at the least 3 days of a laborer wage। एक आदमी दे सकता है, एक मैन दे सकता है वोट जिसकी एज 25 ईयर से अधिक हो, और वो एक लेबर का वेज, एक लेबर जितना मतलब 3 दिन में कमाता है उतना अगर वो टैक्स पे करता है तब वो वोट देने के लायक है। किसके हिसाब से, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताया गया है कि 1 पर्सन 25 ईयर से अबव होना चाहिए और 3 डे ऑफ लेबर वेज अगर वो पे करता है टैक्स तब वो वोट दे सकता है। वर गिवन द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन, इनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। दैट इज़ दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, जो कि वोट देने के लायक थे। मतलब 25 ईयर से अधिक उनकी एज हो और 3 डे ऑफ लेबर वेज वो पे करें तब वो एक्टिव सिटीजन के अंदर आते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, और सारी औरतें आदमी किस में आते थे, पैसिव सिटीजन के अंदर आते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। बताया गया कि यहाँ पे इलेक्टर्स भी दोस्तों ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। यहाँ पे आपका मन करेगा तो आप वोट मतलब आप कैंडिडेट बन जाएंगे। इसके लिए भी बहुत जो ज़्यादा टैक्स पे करता होगा शुरू से स्टार्टिंग से उसी को बनाया जाता था, इलेक्टर्स में भी रखा जाता था। अब यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब आप एक्टिव पैसिव जान चुके हैं। जिसके पास वोट का राइट नहीं रहता है वो पैसिव में आता है और जो वोट दे सकता है वो एक्टिव में आता है। अब पैसिव में सारी औरतें आती हैं और आदमी भी आते हैं, बट एक्टिव में वही आते हैं जो 25 ईयर से अधिक हों, ठीक है, 25 ईयर से अधिक हों और फिर वो 3 डे ऑफ लेबर वेज पे करते हो, ठीक है। वेज मतलब होता है सैलरी दोस्तों, तनख्वाह, ठीक है। अब इन लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ भाई ये वोट देने से? राइट ऑफ मैन मिला, सिटीजन मिला, राइट टू लाइफ मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब मिल गया। नेचुरल इनएलिनेबल राइट्स इन लोगों को मिल गया। कहने का मतलब इन लोगों के रंग रूप से भेदभाव करना बंद हो गया। इन लोगों की लाइफ की जो राइट थी वो इन लोगों को मिलने लगी। That is, they belong to such a human being by birth and could not be taken away. जन्म के आधार पर सब भेदभाव छोड़ दिया गया। It was the duty of the state to protect each citizen natural rights. ये किसकी मतलब किसकी गारंटी थी? ये हर एक स्टेट की ड्यूटी थी कि वो अपने स्टेट के अंदर पता लगाए कि नेचुरल राइट्स मतलब आदमियों को मिल रही है या नहीं। मतलब बहुत राजा होते हैं जो पास करते हुए भी सब कुछ नहीं मिल पाता है उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। यहाँ पे पॉलिटिकल सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल सिंबल, ठीक है। आप इनको लर्न कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है, लर्न तो करना ही है, ओके। आप इनको लर्न कर लीजिएगा। और अब हमारा आता है
इसमें भी हमें सिंबल दिया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया कि ये सिंबल पहले यूज़ होता था, तो हम क्या मानते थे। मान लीजिए अगर अब ये टोपी है ना, अगर आप टोपी पहन लेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग बहुत बुरा समझने लगेंगे। मतलब क्या समझने लगेंगे वो लिखा गया है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर अब क्या हो गया, मोनार्ची ख़त्म हो गई, मतलब किंग का राज दोस्तों ख़त्म हो गया। एबॉलिश मतलब रोक देना होता है, किंग का राज रोक दिया गया। बिकम अ रिपब्लिक, और फ्रांस क्या हुआ, एक स्वतंत्र देश हो गया। बट लड़ाई तो भी बहुत लंबी चली, चैप्टर बहुत लेंदी है, तो चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी तो नहीं करेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। इसको कई पार्ट में मैं बनाई हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देख करके आप पिछली वीडियो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हो जाइए देखने के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।